ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड सर रिवीजन आपके एंड पे फास्ट चल रहा है, इफेक्टिवली चल रहा है सर। एंड सर इफेक्टिव रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी करो या इफेक्टिव आवर्स निकालो। ठीक है, बहुत लॉन्ग स्ट्रेच करके अपना वो पढ़ने के लिए बैठाना और मन कहीं और होना, इससे अच्छा पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सही वक्त पे सही जगह और आप इफेक्टिवली पढ़ाई करो इज मोर इंपॉर्टेंट। सर आइए अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सर देखिए ध्यान से, चैप्टर नंबर 10 सर सेक्शन में 22, 23, 24 ने बताया किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको नहीं कराना है। सर सेक्शन में 22 बोलता है क्या, एवरी सप्लायर सर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है कितना 20 लाख रुपए, तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। पर अगर आप 4 स्टेट में लोकेटेड हो, तमन्ना तमन्ना मतलब अरे याद करो, त्रिपुरा, मणिपुर सर, तमन्ना एक त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अरे हाँ है ना भाई सर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन 4 स्टेट में से किसी एक स्टेट में है और यहां से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में पूरे इंडिया में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट आपका कितना हो जाएगा बेटा 10 लाख रुपए। पर अगर आपका कोई भी ब्रांच इन 4 में से किसी भी स्टेट में नहीं, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 20 लाख रुपए। और हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई करते हो विद इन द स्टेट, तो रजिस्ट्रेशन लिमिट इज 40 लाख। पर वो पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे सर। सर अब ध्यान देना बच्चों, अगर पूरे इंडिया में आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तो ऑल इंडिया बेस पर जितनी ब्रांचेस है उन सबका टर्नओवर ऐड करके फिर देखेंगे कि 40 लाख, फिर देखेंगे 20 लाख या 10 लाख हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। क्लियर। और अगर आप ध्यान देना बेटा, किसी स्टेट से केवल और केवल टैक्स केवल और केवल एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग एनी सप्लाई which is sorry if you are making such supply which is exempt or which is non chargeable which is not taxable। सर कैसे, फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी स्टेट से केवल केवल पेट्रोलियम बेचते हो बेटा, कुछ और बेचते ही नहीं बेटा, तो ऐसे केस में उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर, समझे मेरी बात। और अगर टैक्सेबल सप्लाई करो तो ही रजिस्ट्रेशन कराना, वरना रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब सर मान लो सर आपका एक ब्रांच का है मध्य प्रदेश में, एक ब्रांच का है साहब मणिपुर में, तो ऐसे केस में अगर मणिपुर के एंगल से बात करेंगे, जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 10 लाख रुपए क्रॉस होगा, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही मणिपुर में आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, मध्य प्रदेश में भी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका एक भी ब्रांच इन 4 स्टेट में से किसी एक स्टेट में है, तो सर ऑल इंडिया बेस पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चा, सर 10 लाख रुपए हो जाएगा बेटा। क्लियर, डन। सर अब आइए, यह लिखा है क्या, अगर कभी भी आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे केस में सर जिस दिन से बिजनेस ट्रांसफर हुआ है उस ट्रांसफर को नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर चेंज हो गया। पर अगर कभी अमलगमेशन मर्जर हुआ है कंपनीज का, तो इसके केस में क्या होता है, ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट एप्लीकेशन फॉर सर अमलगमेशन मर्जर को अप्रूव करता है। वहां से जब अप्रूव होगा, फिर आरओसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब इशू हुआ है, वहां से सर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए और नई कंपनी को उस दिन से लायबिलिटी आएगी रजिस्ट्रेशन की, जिसमें 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं बेटा। क्लियर, डन। सरकार अब सुनना बात को ध्यान से। सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा बेटा, बात ऑलरेडी कर चुका हूं। सारे सप्लाई आएंगे, वैल्यू टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, इंटरस्टेट हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, एक्सपोर्ट हो सर, या सर एग्जाम सप्लाईज हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, वो सब एग्रीगेट टर्नओवर में आती है। बट इट एक्सक्लूड्स जीएसटी वाले टैक्सेस बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनी सेस, प्लस ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो इसका इनवर्ट सप्लाई है ना यार, दैट इज नॉट इट्स आउटवर्ड सप्लाई। और आउटवर्ड सप्लाई होगा तो टर्नओवर का पार्ट बनेगा ना यार। इसलिए अगर आपका इनवर्ट सप्लाई है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, भले रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी आती है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आओ मालिक सर, और ये भी जो कंप्लीट करना है वो ऑल इंडिया बेस पे सेम पेन नंबर पर जितनी ब्रांचेस सबका टर्नओवर ऐड करके फिर देखना है एग्रीगेट टर्नओवर बच्चा। ठीक है सर। सर अब सेक्शन नंबर 24, बड़ा ही सुंदर सेक्शन। ये बोलता है क्या, भाई ने बोला करने का मतलब करने का इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्चुअल टर्नओवर फॉलोइंग केसेस में कंपलसरी क्या है, रजिस्ट्रेशन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। 22(1) ने क्या बोला है, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेगा तो रजिस्ट्रेशन कराना है।
उन 4 स्टेट में 10 लाख क्रॉस करे तो रजिस्ट्रेशन कराना है, पर दिमाग खराब मत करना। इन फॉलोइंग केस में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। फर्स्ट क्या है, एनी पर्सन हु इज मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, या लिख दीजिए और गुड्स। क्यों? क्योंकि ऑल्सो रेफर नोट 1 में लिखा है क्या, अगर आप सर्विस के सप्लायर्स हो, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो, भले इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 लाख आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब मैं जहां 20 लाख रुपए बोलूंगा, ध्यान रखना उन 4 स्टेट में 10 लाख है बेटा, मैं बार बार 10 लाख और 20 लाख नहीं बोलूंगा बेटा, चलेगा? ठीक सर सेकंड, यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बच्चा? मान लो मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड बेटा, और मैं 4 दिन का कोई एग्जीबिशन हो रहा है गुजरात में, और वहां पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने, वहां पे मैंने अपनी स्टॉल बुक कराई और वहां से कोई गुड्स या सर्विस बेच रहा हूं, तो मैं गुजरात के लिए क्या कहलाऊंगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। देन अगर आपने ऐसा कोई इनवर्स सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी आती है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में इनवर्स सप्लाई पे अगर 1 रुपए की भी लायबिलिटी आती है तो आपको कंपलसरी टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर? फिर अरे वो 95 वाले ईसीओ, और भाई अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूं, 95 वाले ईसीओ मतलब स्विगी, जोमेटो, urbanclap.com, ओला, उबर, उनकी बात कर रहा हूं, जहां पे 95 लगता है, वहां पर उन ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। देन एनआरटीपी, वो नेपाल से कोई लोग टेम्पररी इंडिया में आए टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस, और बहुत, उनको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं और इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। देन सर टीडीएस काटने वाले लोग, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, भले वो सेपरेटली रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, एज अ टीडीएस डायरेक्टर उनको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा बच्चा। देन सर देना बेटा, अगर कोई प्रिंसिपल की ब्याह पे कोई एजेंट कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है और वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो ऐसे केस में उस एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, भले उसका थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन का क्रॉस नहीं हुआ। देन सर देना बेटा, अगर मैं ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूं जिसमें टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है, अमेजॉन, उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा। फिर अमेजॉन के थ्रू कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। पर सर यहां पे गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 23 का पावर यूज करके बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता, पहले तो अमेजॉन। सर ध्यान देना बच्चों, ये पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा चुका आपको कि सर्विस सप्लायर अगर आप हो, इंटरसेट सर्विसेज सप्लाई भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, 20 लाख क्रॉस करेगा तब रजिस्ट्रेशन कराना बेटा। अब बात कर रहा हूं क्या, अमेजॉन जिसपे टीसीएस की लायबिलिटी थी उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ही है। अब मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं मोबाइल बेचता हूं, मैं शर्ट बेचता हूं थ्रू अमेजॉन, आप खरीदते हो बेटा, तो जो पर्सन अमेजॉन के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है, यहां बोल दिया क्या, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, भली बात टीसीएस लगता हो बेटा। पर अलग से नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो चलेगा, आप अगर अमेजॉन के थ्रू सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो, ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल भी होता हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, टीसीएस वहां पर आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हो जाता बेटा। ये बात करी मैंने किसकी, सर्विसेज की बेटा। अब बात करूं किसकी, गुड्स की। सॉरी सर, अगर मैं गुड्स से सप्लायर हूं, मैं शर्ट बेचता हूं थ्रू अमेजॉन, तो भी बोल दिया क्या, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार अमेंडमेंट हुआ है, बोल दिया क्या, आपका टर्नओवर जब तक 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? मतलब अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, किसके सप्लायर हो बच्चा, गुड्स के, इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स, और अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो थ्रू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस भी एप्लीकेबल हो, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, पर वहां पे कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी 20 लाख से कम होना चाहिए, प्लस करंट ईयर का टर्नओवर भी 20 लाख से कम होना चाहिए बेटा, ठीक है। प्लस सर ध्यान देना बेटा, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पर वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। देन सर वो मोर देन 1 स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता, ही कैनॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ इन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेटा। देन उसके पास पैन नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स में
परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। फिर वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराएगा, पर एक एनरोलमेंट नंबर लेगा बेटा, यूजिंग दिस पेन नंबर। सच पर्सन शैल, ये सब कंडीशंस गुड्स के सप्लायर्स के लिए, सर्विस के सप्लायर के लिए कोई कंडीशन नहीं है बेटा कि आप ईसी के थ्रू सप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। टर्नओवर जब क्रॉस करेगा 20 लाख या 10 लाख तब रजिस्ट्रेशन कराना बेटा। क्लियर, डन। सर अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास पैन नंबर है तो ये आप गुड्स सप्लाई कर पाएंगे, और पैन नंबर के बेस पे आपको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सर आप ईसी के थ्रू सप्लाई करने से पहले कॉमन पोर्टल पे जाएंगे, मतलब जीएसटी वेबसाइट पे जाएंगे, पैन नंबर डिक्लेयर करेंगे, एड्रेस अपना डिक्लेयर करेंगे कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ये है, किस स्टेट में आप हो या यूनियन टेरिटरी में हो जहां से आप सप्लाई करने वाले हो वो आप डिक्लेयर करोगे। एंड सर कॉमन पोर्टल क्या करेगा, इन सबको वैलिडेट करेगा बेटा। वैलिडेशन करने के बाद वो आपको एक सर एनरोलमेंट नंबर देगा अपॉन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑन द कॉमन पोर्टल बेटा। क्लियर, इन्फॉर्मेशन वैलिड हो गई बेटा, आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया। एंड ध्यान रखना बच्चा, आपको कभी भी मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर, एक स्टेट में एक ही एनरोलमेंट नंबर, ताकि आपका टर्नओवर जब 20 लाख रुपए क्रॉस होगा तब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना यार। तो मल्टीपल एनरोलमेंट नंबर दे दिए, गवर्नमेंट को पता कैसे पड़ेगा कि टर्नओवर क्रॉस हो गया बच्चा आपका। क्लियर, इसलिए मैक्सिमम एक एनरोलमेंट नंबर ही मिलेगा एक पर्सन को बेटा, और मोर देन वन स्टेट में भी आप सप्लाई नहीं कर सकते, आप इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे बेटा। क्लियर, देन सर जब तक आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तब तक आप इसी के थ्रू सप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट, सर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपये क्रॉस हो जाता है बेटा, या सब्सिक्वेंटली आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, या आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, लायबल हो गए थे इसलिए, तो ऐसे केस में आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो हट जाएगा बेटा। क्लियर, वो इनइफेक्टिव जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू काम चलेगा बेटा आपका। क्लियर, वो एनरोलमेंट नंबर तो एक टेम्पररी नंबर था बच्चा। क्लियर, डन। तो कुल मिला के अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख रुपये क्रॉस नहीं होता है, और गुड्स के केस में कुछ कंडीशन और है जो मैंने पढ़ाई अभी आपको बेटा, सर तब तक आप सर ईसी के थ्रू सप्लाई करो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। क्लियर, डन। अब सर जैसा हमने पढ़ा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और गुड्स का जो इंटरस्टेट सप्लाई करे उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा बेटा, पर यहां बोल दिया क्या, गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड अदर पर्संस मेकिंग interstate supplies of notified handicraft goods and other notified product when made by craftsmen predominantly by hand, although some machinery can also be used in the process बेटा। मतलब predominantly hand से बने हुए गुड्स जो होते हैं बेटा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह, सर उनके लिए बोल दिया क्या, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या इंटरस्टेट सप्लाई भी करते हो इन गुड्स का, तो भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जब तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पर कंडीशन क्या है, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। सेकेंड, आपको कंपलसरी ईवे बिल इश्यू करना पड़ेगा अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो। क्लियर, और सर थर्ड, जब आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। भारत माता की जय। क्लियर, डन। ये सेक्शन में 24 हमने पढ़ा कि किन किन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, साथ में हमने सेक्शन में 23 के कुछ पॉइंट पढ़ लिए कि किन किन को एग्जाम किया फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बेटा। आइए सर, एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ा दिया था आपको कि टैक्सेबल पर्सन मींस a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST बेटा। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो भी यू आर रजिस्टर्ड अंडर GST एंड यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और आप पे टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी अगर आप टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस बेचते हो तो। पर सेकंड केस, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो भी आप कौन हो, टैक्सेबल पर्सन हो। एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, आप पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, भले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फिर भी बेटा। ओके, ठीक सर। आइए बच्चों, सर पर्सन्स हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23, किन किन पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहला, अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसी कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करो विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी, जैसे आप केवल दारू बेचते हो बेटा, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप केवल पेट्रोल बेचते हो बेटा। सर जैसे मैं एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी में और मेरे को सैलरी मिलता है, सैलरी के अलावा कुछ और नहीं मिलता बेटा, तो सैलरी पे जीएसटी लगता ही नहीं है सर, शेड्यूल 3 में कवर है सर, लायबल टू फॉर जीएसटी ही नहीं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देन आप ऐसी कोई गुड्स या सर्विस बेचते हो जो पूरी पूरी जीएसटी में क्या है, एग्जाम्प्ट है, उसके अलावा कोई सप्लाई नहीं करते बेटा, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही करते हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन एट ऑल। एंड लास्ट क्या, एग्रीकल्चरलिस्ट, किसान,
किसान की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें भले ही बेचने पे टैक्स लगे, सर ध्यान रखना बेटा, किसान जो गुड्स बेच रहा है वो गुड्स की लिस्ट आपने नहीं पढ़ी कि टैक्स लगता नहीं लगता है। देयर आर सम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। और सर किसान ने अगर गुड्स बेचा है भले वो टैक्सेबल है, क्लियर, एग्रीकल्चर जो गुड्स बेचा है बेटा, सर उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर कंडीशन क्या है, सर उसका जो रेवेन्यू होना चाहिए वो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड ही होना चाहिए। मतलब किसान का कल्टीवेशन ऑफ लैंड से ही रेवेन्यू होना चाहिए, किसी और सोर्स से रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में सर एग्रीकल्चरिस्ट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो 3 पॉइंट आपने पढ़े, सर ऐसी कोई गुड्स या सर्विस आर बेस्ड विच आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी, देन ऐसी कोई गुड्स सर्विस विच आर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, या आप कौन हो, केवल किसान हो बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ऐसे केस में बाबू भैया हम बच गए, और ऐसे केस में इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। प्लस सर गवर्नमेंट के पास पावर है, क्यों चाहे तो कुछ लोगों को नोटिफाई भी कर सकता है, और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई किया कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसमें फर्स्ट क्या है, मैं ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है बेटा, मतलब पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज, मैं ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई करता हूं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट ही लायबल है, मैं लायबल हुई नहीं बेटा। जैसे मैं एक जीटीए हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, और मेरे केस में रिवर्स चार्ज लगता है, मैंने फॉरवर्ड चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं ले रखा जीटीए में जैसे, क्लियर। अब मेरी सारी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगता है, रेसिपिएंट ही लायबल है, मैं लायबल हुई नहीं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। सेकंड, सर वो याद है 40 लाख वाला बेटा, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई करते हो, सर्विस सप्लाई नहीं करते हो, विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करते हो, तो योर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी इंक्रीज टू 40 लाख, और 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब सर वहां पे कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा। अगर सेक्शन 24 में आप कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो तो सर 40 लाख क्या 20 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा बेटा आपको। सेकेंड, सर वो याद है बेटा, वो 7 गुड्स अगर आप उनके सप्लायर हो, कंपोजिशन स्कीम में हमने 8 गुड्स पढ़ी थी बेटा, याद है, आइसक्रीम, अरे अर्दन रूफिंग टाइल्स वगैरह याद है बच्चा आपको, फ्लैश एग्रीगेट्स वगैरह सब वही गुड्स यहाँ पे भी लिखे हैं बेटा। अच्छा ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम में क्या था, 8 गुड्स थे, वहां पे एरेटेड वाटर विद स्वीटनिंग मटेरियल और फ्लेवर्ड भी था बेटा, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह वहां पे एक्स्ट्रा थी, यहाँ पे नहीं है बेटा। सेकंड थिंग, वहां पे उन 8 गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाएगी, ट्रेडिंग कर सकते हो बेटा। यहां पे तो आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, वी डोंट केयर, इन 7 गुड्स के अगर आप सप्लायर हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 20 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा बेटा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन सर वो 10 स्टेट, चलो 2 मिनट बात करता हूँ। पॉइंट नंबर सी की, पॉइंट नंबर डी बोलता है क्या, अगर आपने वॉलंटराइजेशन करा दिया बेटा, अच्छा 40 लाख हमने बेनिफिट दिया, नहीं लेना मत लो बेटा, हमारी क्या दिक्कत है, तो आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, या आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो एंड यू वांट टू कंटिन्यू विथ योर रजिस्ट्रेशन, आपको ये बेनिफिट नहीं लेना मत लो, हमें क्या दिक्कत है बेटा, क्लियर। अब आइए पॉइंट नंबर सी, सर यहाँ पे 10 स्टेट का नाम लिखे, कितने 10, तमन्ना औसम टीपी, तमन्ना औसम टाइम पास, क्लियर। तो सर इन 10 स्टेट में अगर आपकी ब्रांच लोकेटेड है, इफ यू आर सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ दीज 10 स्टेट्स, देन ऐसे केस में आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सर वो 10 स्टेट कौन कौन से, वो मैंने यहां पे भी लिखे बेटा, सर ये रहे वो 4 स्टेट कौन से, तमन्ना वाले, तमन्ना मतलब त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। फिर यहां पे है औसम टीपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सर मेघालय, त्रिपुरा एंड सॉरी तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 10 स्टेट ऐसे है जहां पे आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा ध्यान रखना बेटा, ये 4 स्टेट तो ऐसे थे जहां टर्नओवर लिमिट कितना है 10 लाख ही बेटा, ये 6 स्टेट है वहां पे टर्नओवर कितना हो गया बेटा 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा आपको, 40 लाख का नहीं मिलेगा बेटा। फिर बाकी सारे स्टेट, भले कश्मीर हो, आसाम हो, हिमाचल प्रदेश हो, ये सारे स्टेट बेटा, इन सब में अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो तो 40 लाख का बेनिफिट है, सर्विसेज भी है तो 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेटा सब तरफ, क्लियर, डन। आइए मालिक, अब बात कर लेते हैं हमने 22, 23, 24 पढ़ लिया, जिसमें हमको ये समझ में आ गया कि किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा 25, 26, 27 क्या बोलता है बेटा, सर कहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है, कितने दिन में रजिस्ट्रेशन कराना है,
ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है बात कर लेते हैं बच्चा हम। सबसे पहली बात, सर आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। और अगर वो समुद्र में आप सप्लाई करो, कोस्टल एरिया में, तो ऐसे केस में नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट का आता है उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कितने दिन में अप्लाई करना पड़ेगा? विदिन 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना बेटा, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो उसके 30 दिन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी हो तो ऐसे केस में एटलीस्ट एडवांस में एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? डन। आइए सर, सेकंड, क्या मेरे को मेरे मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेस सबको तरफ अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है? यस। इफ आई एम लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो मेरे को हर उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जहां मेरी ब्रांच लोकेटेड है बेटा। क्लियर? पर सर ध्यान देना बेटा, मेरा सेम स्टेट में मल्टीपल ब्रांच है तो मेरी चॉइस है कि मैं चाहूं तो सर सिंगल रजिस्ट्रेशन लूं और किसी भी एक प्लेस को डिक्लेयर कर दूं एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी प्लेसेस को एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? पर मैं चाहूं तो सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? इफ आई एम हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, मैं चाहूं तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर हां, जैसे ही मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए, मेरी सारी ब्रांचेस जिन जिनका मैंने सेपरेट नंबर ले रखा है सर, वो क्या कहलाएंगे आपस में? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और डिस्टिंक्ट पर्सन हुए तो सर जैसे ही आपस में मैंने ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स भी किया है विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई केस को पता टैक्स पे करना पड़ता है। और जैसे ही अलग अलग पर्सन हो गए, रजिस्ट्रेशन अलग कराया, सबका रिटर्न अलग फाइल करो, टैक्स अलग पे करो, सबका क्रेडिट अलग होगा, सबका कैश लेजर अलग होगा, क्रेडिट लेजर अलग होगा, सबका सिस्टम ही अलग हो गया बेटा। सारे लोग अपने आप में अलग पर्सन हो गए बेटा। क्लियर? डन। सरकार अब देखिए ध्यान से बच्चा, सर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको जैसे ही सप्लाई करोगे यू बिकम टैक्सेबल पर्सन, इसलिए टैक्स पे करना पड़ेगा। भले आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख क्रॉस नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन पेन नंबर होना कंपलसरी है, बिना पेन के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। पर अगर आप एक एनआरटीपी हो तो एनआरटीपी आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आया बेटा, अब इसके पास तो इंडिया का पेन नंबर होगा नहीं बेटा, तो ये जिस देश से आया उस देश का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है उसके बेस पे नंबर मिल जाएगा, या चाहे तो पासपोर्ट के वैलिड पासपोर्ट नंबर के बेस पे भी इसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। प्लस सर ध्यान रखना बेटा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओज और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच आर नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट या फॉरेन एम्बेसीज और काउंसलेट बेटा, इनको सेपरेट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिसका नंबर क्या है? UIN। है ना, इनको UN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर? एंड इट इज वैलिड फॉर एंटायर इंडिया, मतलब इनको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। UN होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर इज वैलिड थ्रू आउट द कंट्री। क्लियर? अब सर मान लो अगला पढ़ता है क्या, सुओ मोटो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मान लो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो बेटा। क्लियर? और सर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, सॉरी, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अगर आपने, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपकी हालत ऐसी कर देगा। और सर ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दे, जिसको बोलते हैं क्या? सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर। है ना? और अगर आपको लगता है कि ऑफिसर ने जो किया है वो सही किया बेटा, तो ऐसे केस में जिस दिन उसने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन किया है उसके 90 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते ना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा बेटा, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो। पर अगर आपको लगता है कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई तो ऐसे केस में यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर। पर अपील में भी अगर आप केस हार गए तो जिस दिन उस अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है उसके 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर ने जो रजिस्ट्रेशन किया वो तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन किया बेटा आपका, दैट इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर। आइए बच्चों, सर अब अगर मेरा एक ब्रांच SEZ में और एक ब्रांच का है आउटसाइड SEZ, भले वो सेम स्टेट में है, फिर भी मेरे को SEZ यूनिट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि SEZ यूनिट को हमेशा सेपरेट यूनिट माना जाता है बच्चा, तभी तो उसको सप्लाई करोगे तो जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा। इसलिए SEZ यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, भले वो सेम स्टेट में हो। फिर सर ध्यान देना बेटा, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वही अप्लाई होगा।
ठीक है, भले आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो भी सेम नॉर्मल प्रोसीजर है आपके लिए, कोई सेपरेट अलग से प्रोसीजर नहीं है। आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो आप बस क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जब सबमिट करोगे उसमें लिख दो कि क्या कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेना है, तो जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे बेटा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है सर, आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में पूछता है कि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आप उसमें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को टिक कर दोगे तो सर ऐसे केस में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा आपका बेटा। क्लियर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला पॉइंट सेलेक्ट कर देना, और ऐसे केस में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही प्रोसीजर है, इसमें कोई अलग से फॉर्म नहीं दे रखा बेटा। क्लियर। पर एनआरटीपी, टीडीएस के लिए जो पर्सन लायबल है वो, टीसीएस के लिए जो पर्सन लायबल है वो, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउटसाइड इंडिया में, और ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस वाले जो आउटसाइड इंडिया पे, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, जो जंगली रमी वाला का है आउटसाइड इंडिया बेटा। तो इन सब के लिए डिफरेंट प्रोसीजर दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, जो सेपरेट फॉर्म दे रखे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब सर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा, हाँ है ना। अब हम बात करें क्या प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहली बात इधर ध्यान, सरकार जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे पहली बात तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई डिपार्टमेंट आपको फिजिकली नहीं जाना है सर। आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gst.gov.in, यहाँ जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म नंबर GST REG01, उसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले क्या फिल करेंगे बेटा, ऑब्वियसली पार्ट ए। पार्ट ए जब फिल करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन पूछेगा कि सर आपका पैन नंबर क्या है, किस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो बेटा। अरे हाँ है ना भाई, कि आप सुनना बच्चों ध्यान से, सर आपको अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा और कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर पैन नंबर से इनकम टैक्स की वेबसाइट से डेटा फेच करेगा, सीबीडीटी की वेबसाइट से जीएसटी पोर्टल क्या करेगा, डेटा फेच करेगा, उससे आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस वगैरह सब आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो पैन नंबर से लिंक्ड है उस पर ओटीपी जाएंगे, वो ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ओटीपी डालेंगे वहां पे बेटा। क्लियर। सर वेरीफाई जैसे होगा आप सबमिट करेंगे, आपको एक टीआरएन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। क्लियर। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आप जब पंच करेंगे तो पार्ट बी ओपन हो जाएगा बेटा। क्लियर। अब सर ये टीआरएन नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आ जाएगा बच्चा, ये पंच करेंगे फिर आपका पार्ट बी ओपन हो जाएगा। पार्ट बी जब ओपन होगा, पार्ट बी में सब कुछ पूछेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या सप्लाई करते हो, क्या क्या गुड्स है सर्विस बेचते हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स कौन कौन है, सब कुछ पूछेगा आपसे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके अपलोड करेंगे, फिर पार्ट बी को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जब पार्ट बी को आप सबमिट करेंगे तब आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा बेटा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बेटा। पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो 15 दिन के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर 15 दिन में अगर आप यू फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो जब 15 दिन एक्सपायर होंगे तब मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन इन पार्ट भी सबमिट हो गई थी बेटा। पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया तो जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया उस दिन मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, सबमिट हो गई बेटा। मतलब कुल मिला के अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो जब आपने पार्ट भी सबमिट किया वो दिन, या 15 डेज सॉरी जब आपने पार्ट भी सबमिट करने के बाद 15 डेज होंगे वो दिन, या सर आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया वो, विच एवर इज अर्लियर, ये मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, सबमिट हो गई बेटा। क्लियर। अब एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या होगा बेटा, आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा बेटा कि हाँ सब आपकी एप्लीकेशन आ गई है। फिर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी कहाँ, प्रॉपर ऑफिसर के पास, फिर वो एग्जामिन करेगा बेटा। क्लियर, डन। अब उससे पहले एक दो बातें और बेटा। सर गुजरात और पुडुचेरी, सर ये दो स्टेट ऐसे है जहां पे अभी ये बोलिए क्या, जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे तब डिपार्टमेंट पास आपके आधार का सारा इंफॉर्मेशन पहुंच गया बेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर उनको लगता है कि ये इस आदमी को रजिस्ट्रेशन लेना इज वेरी रिस्की, या उनको लगता है इसने पास्ट में भी कुछ कांड किए हुए हैं सर, कुछ गड़बड़ करी हुई सर इसने। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस एसएससी को जिसने आधार ऑथेंटिकेशन किया और जिसको बुलाया, जिसको ये सर डेटा एनालिसिस के केस में पकड़ा गया कि यहाँ पे मामला रिस्की है, तो ऐसे केस में उस एसएससी को फिजिकली डिपार्टमेंट बुलाया जाएगा, वो बायोमेट्रिक के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन उसका कराया जाएगा, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन
एप्लीकेशन सबमिट हुई है माना जाएगा बेटा, और उसके बाद ऑफिसर फिर आगे वेरीफाई करेगा उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को बेटा। क्लियर? अब साहब ध्यान देना बेटा, अगर आप सीटीपी हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, आपकी जब एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तब आपको एस्टिमेटेड एडवांस में टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है बेटा। वो पे करोगे उसके बाद ही आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आ गई बेटा। ठीक है, अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने एडवांस टैक्स पे किया, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी बेटा। नॉर्मल लोगों को ये एडवांस टैक्स कुछ पे नहीं करना पड़ता है, उसकी एप्लीकेशन सबमिट हुई। नाउ योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू दी प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करेगा और देखेगा क्या सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच किए, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, सारे सर डेटा जो आपने फिल किया वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर उसको लगता है एकदम परफेक्ट है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06। पर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में वो आपको शो कोस नोटिस सर्व कर देगा और बोलेगा क्या विद इन 7 डेज, विद इन 7 वर्किंग डेज वो शो कोस नोटिस सर्व करके आपको बोलेगा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एडिशनल और सर डेटा सब कुछ हमको चाहिए सब। क्लियर? अब सुनना, या तो 7 दिन में सर्टिफिकेट दे देगा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर 7 दिन में आपको नोटिस सर्व कर देगा। अगर कुछ भी नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्लियर? चलिए, अब आपको नोटिस सर्व हो गया 7 दिन में बेटा, तो जब आपको नोटिस सर्व हुआ उसके 7 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई देना है, सारी इन्फॉर्मेशन डेटा वगैरह जो भी मांगा उसने वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या कोई करेक्शन वगैरह इन्फॉर्मेशन वो आपको करना पड़ेगा सब। आपको 7 वर्किंग डे में रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो योर एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। चलो रिप्लाई दे दिया बेटा, अब आपने जैसे रिप्लाई दिया उसके बाद 7 दिन का टाइम डिपार्टमेंट पास है बेटा। विद इन 7 वर्किंग डेज डिपार्टमेंट या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इश्यू कर देगा, या उसको लगता है नहीं 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 मामला गड़बड़ है बेटा, तो ही में रिजेक्ट द एप्लीकेशन। पर अगर कुछ भी नहीं किया 7 दिन में तो ये मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, अप्रूव हो गया है और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। भारत माता की जय। क्लियर? डन। अब सर सुनना बात को ध्यान से, ये 7 दिन का टाइम डिपार्टमेंट को दिया, पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया या ऑप्ट किया बट यू फेल्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर वो आइडेंटिफाई हुआ पर्सन की साहब इसको तो यहां बुला के फिजिकल वेरीफाई करो साहब। क्लियर? या फिर सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर लगता है कि यार यहाँ पे इस एसएससी के केस में इसका बिजनेस प्रीमाइस को फिजिकली वेरीफाई करके फिर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए बेटा, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग कमिश्नर की परमिशन वो ऐसा कर सकता है। पर इन तीनों केस में ऑफिसर के पास टाइम कितना है? 30 दिन का टाइम है बेटा। कितना? 30 डेज का टाइम है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी, इनके केस में 30 दिन में डिपार्टमेंट या तो आपको नोटिस सर्व कर देगा या फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करके या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर देगा या फिर वो आपको क्या सर्व कर देगा? नोटिस सर्व कर देगा। क्या सर्व कर देगा बेटा? नोटिस। इन तीनों लोगों के केस में बेटा। क्लियर? पर सुनो ना बच्चा, सर इस 30 दिन में ना डिपार्टमेंट ने नोटिस सर्व किया, नहीं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? अप्रूव हो गया है और भारत माता की जय हो गई बेटा। बाकी सब लोगों के केस में कितना है? 7 दिन का टाइम है, या कितना है? 30 दिन का वक्त है बेटा। अच्छा, अब मान लो मामला गड़बड़ था, इन 3 केस में आपको डिपार्टमेंट क्या किया बेटा? आइडेंटिफाई किया और आपको नोटिस सर्व किया बेटा। अब नोटिस सर्व करने के बाद में आपके पास 7 दिन का वक्त है, रिप्लाई दो। रिप्लाई आपने दिया उसके बाद डिपार्टमेंट को 7 दिन का वक्त है, या तो आपका सर्टिफिकेट दे देगा या फिर नोटिस सर्व या फिर रिजेक्ट कर देगा। कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई? अप्रूव हो गई बेटा। बट जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते ही 7 दिन का वक्त जो होता है बेटा, कि डिपार्टमेंट 7 दिन में या तो नोटिस सर्व करेगा या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, वो 7 दिन की जगह टाइम कितना बेटा? 30 दिन का वक्त है, इन केस अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं कराता और वो हर साले केस बेटा। हाँ है ना भाई? डन। आओ मालिक। सर अब जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वाइल फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन? सबसे पहली बात, पैन नंबर होना चाहिए बेटा, वैलिड पैन नंबर, वैलिड इंडियन मोबाइल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, prescribed documents and information on all the mandatory fields of registration application बेटा। ठीक है सर। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है आपका बेटा? अरे सारे एड्रेस पता है मेरे, अगर 10 ब्रांच है, एक प्लेस को मैंने डिक्लेयर किया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी नो को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सबके एड्रेस लिखने पड़ते हैं मेरे को, सबके विद एड्रेस प्रूफ। जुरिस्डिक्शन डिटेल में कौन से ऑफिसर कौन सी वार्ड रेंज में आता हूं, होता ना वार्ड नंबर, सर्कल नंबर, रेंज नंबर, वो सब लिखना पड़ेगा।
वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, IFSC कोड ऑफ द सेम बैंक एंड ब्रांच जिसका मेरे पास अकाउंट नंबर है, देन एटलीस्ट वन प्रोवाइडर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, ट्रस्टी और मेंबर विथ कॉरेस्पॉन्डिंग पैन, देन an authorized signatory who is resident of India with valid details including PAN. ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को सबमिट करनी पड़ती है while filing application for registration. अच्छा एक बात और, सर बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC अगर मेरे पास नहीं है, मेरा बैंक में खाता ही नहीं साहब, तो भी बोला है क्या आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर आगे रूल नंबर 10A दिया और गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर मंगल, और बोल दिया क्या, अगर आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देते वक्त बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, पर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके 30 दिन में आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी सर, या फिर बिफोर फाइलिंग GSTR1 या यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके 30 डेज में या बिफोर फर्निशिंग GSTR1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी व्हिचएवर इज अर्लियर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड, आगे दे रखा है बेटा ये बात, ठीक है, डन। तो ये फैसिलिटी आपको दे दी 30 दिन की बेटा, और हाँ ये फैसिलिटी 30 दिन वाली जो है नहीं मिलेगी किसको, अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल नंबर 12, मतलब TDS और TCS वालों को ये फैसिलिटी नहीं है, और जिनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किया है सो मोटो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने बेटा, चोर लोगों का, उनको भी बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। उनके लिए ऑप्शन नहीं है कि बाद में बैंक अकाउंट डिटेल देना, इसके लिए ऐसा ऑप्शन उनके पास नहीं है बच्चों, क्लियर, ठीक सर। आइए सर कनेक्ट टू योर पॉइंट, आइए अभी क्या, आधार ऑथेंटिकेशन बेटा। सर सबसे पहली बात, आधार ऑथेंटिकेशन किसको कराना पड़ता है, सारे एवरी पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 बेटा, 1 अप्रैल 2020 से, सर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद जो भी पर्सन GST में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। अच्छा आधार ऑथेंटिकेशन बहुत इजी है सर, होता क्या है याद दे रखा है सर, सर आधार ऑथेंटिकेशन होता कैसे सर, मैं बताता हूं आपको, चलो सिंपल सा पॉइंट है, मैं बताता हूं सर, चलो मेन बुक में दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, सिंपल कुछ नहीं, मोबाइल नंबर, सर आप जब आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करेंगे अपना आधार नंबर डालेंगे बेटा, आधार नंबर डालेंगे तो सर उस आधार नंबर बेस्ड, आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर लिंक आएगा बेटा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी मोबाइल पे बेटा, ठीक है, उस विंडो को ओपन हो जाएगी, वहां पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा, OTP डालना पड़ेगा मोबाइल बेस्ड, और सर वो डाला और सरकार आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, खत्म, इतना सा प्रोसेस, 1 मिनट का भी नहीं सर, क्लियर। किसको कराना पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन, इंडिविजुअल, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, कर्ता ऑफ एन HUF, इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा पर अगर मान लो इनके पास आधार नंबर नहीं है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट फिर इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सर और वो भी 60 दिन का वक्त है डिपार्टमेंट के पास, और 60 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा इंस्टेड ऑफ 7 डेज, और यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होते, मतलब सर 60 दिन में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आराम से ध्यान रखना, समझे। वैसे ऐसा बहुत रेयर आदमी होगा कोई यार जिस पर आधार नंबर नहीं हो उसका रजिस्ट्रेशन लाइब्रेरी GST बेटा, बहुत रेयर कोई होगा सर। आइए फिर भी पॉइंट पढ़ना पड़ता है अपने को, सरकार इन फॉलोइंग लोगों के पास आधार नंबर होता ही नहीं बेटा, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन क्या करवाएंगे बेटा, तो इनको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं है। किनको, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बेटा, उसका आधार नंबर है ही नहीं, या फिर डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं होती बेटा, क्लियर, बाकी सबको जरूरत है बेटा। आइए अब सर 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो मैंने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया होगा बेटा, मैं तो उससे पहले ही रजिस्टर था बेटा, तो मेरे पास तो आधार नंबर है पर आधार ऑथेंटिकेशन मैंने नहीं करा रखा बेटा, ना जरूरत थी बेटा, क्लियर। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ये 3 पर्पस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी, अगर नहीं तो पहले कराओ। किन के लिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया कैंसिल और उसको आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आप रूल नंबर 89 में रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो ITC के रिफंड के लिए, या फिर आप सर IGST पे कर दिया ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया और उसमें रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो बेटा आप,
हाँ ना भाई, सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर आपने आईजीएसटी पे कर दिया, उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन 3 पर्पस के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है, ये 3 बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है बेटा। क्लियर, डन। अब इसमें आधार ऑथेंटिकेशन कौन कराएगा? ऑब्वियसली प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर, एचयूएफ में करता, कंपनी के इसमें कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी होल टाइम डायरेक्टर बेटा। सर एओपी बीओए सोसाइटी में मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी में कोई भी करा ले बेटा, ट्रस्ट में ट्रस्टी, और इन सारे केस में अगर ऑथराइज सिग्नेटरी अलग है तो उसका अलग से आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। क्लियर, डन। तो ही वो इन 3 पर्पज के लिए एलिजिबल होगा, वरना एलिजिबल ही नहीं है। पर मान लो ये लोग जब आधार ऑथेंटिकेशन करा रहे थे तो इनके पास आधार नंबर ही नहीं है बेटा, तो बोला कोई बात नहीं, आप आधार के लिए पहले अप्लाई करो। आधार को जो आपने अप्लाई किया होगा उसका एनरोलमेंट स्लिप आईडी मिला होगा बेटा आपको, तो एनरोलमेंट आईडी स्लिप प्लस आपका इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा? बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। सर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना अलोंग विद आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप। हम ये मान लेंगे कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। फिर जैसे ही आधार नंबर आपको मिलेगा उसके 30 डेज में, कितने दिन में बेटा? 30 डेज में आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। सरकार अब आइए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन सर्टेन केसेस, रूल नंबर 25। भाई अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या, वो 3 लोग याद है बेटा, ये जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया बट फेल हो गए, या फिर सर यहाँ पे डिपार्टमेंट लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर आधार के बेस पे आइडेंटिफाई हो कि रिस्की आदमी बेटा, तो उनके केस में बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्या बोला है? बिफोर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? पहले उनके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। क्लियर, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने की रिपोर्ट जो होगी वो रिपोर्ट उस ऑफिसर को सबमिट करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ ऑल्सो बेटा, उसने फोटोग्राफ अगर लिए होंगे प्लेस ऑफ बिजनेस के। क्लियर, रिपोर्ट बनाई होगी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द टाइम लिमिट गिवन फॉर इशूइंग द नोटिस और गिविंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब 30 दिन का वक्त है ना बेटा, हाँ है ना? डिपार्टमेंट के पास उन तीनों लोगों के केस में 30 दिन का वक्त है टू गिव द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर नोटिस सर्व करने का, तो उससे एटलीस्ट 5 days पहले फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस बच्चा। क्लियर, पर सर जहां ऑफिसर लगता है क्या कि आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि इस एसएससी के प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर उस प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो, किसी भी केस में बेटा, सारे एसएससी केस में बेटा। क्लियर, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ एटसेट्रा वो सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो यहां तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, इसलिए जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया उसके 15 दिन के अंदर कभी भी रिपोर्ट सबमिट कर देना अलोंग विद द फोटोग्राफ। पर सर उन 3 केस में जहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए टाइम कितना? 30 दिन का बेटा, वहां एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 30 days इनको फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सर अब जीएसटी नंबर जो मिलेगा वो क्या होगा बेटा? इट्स अ 15 डिजिट जीएसटी नंबर बेटा। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 पेन, फिर एंटिटी कोड और फिर चेकसम कैरेक्टर जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी ऑन द नेम बोर्ड। सर ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ध्यान रखना अपने घर परिवार के, अगर सर दुकान हो शोरूम हो किसी का, ध्यान रखिएगा। अगर मेरी 10 ब्रांच है, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी सब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सर सिंगल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है पर उसमें सबके एड्रेस लिखे होते हैं बेटा, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करके मेरे को अपने सर प्लेस ऑफ बिजनेस पे प्रिंट करके चिपकाना पड़ेगा, जहां पे मैं एंट्री करता हूं ना सर दुकान में, शोरूम पे, वहां प्रोमिनेंट प्लेस है बेटा। प्लस जो मेरा जीएसटी नंबर है बेटा, मेरा जो बिजनेस का साइन बोर्ड लगा बेटा, वहां पे मेरे को अपना जीएसटी नंबर भी लिखना पड़ता है। इसलिए कई बार देखा होगा आपने लोगों ने प्रिंट करके वहां लगा रखा बोल्ड वर्ड में, लिखना पड़ता है बेटा आपको, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस लिखना पड़ेगा वो भी आपको। क्लियर, उसका रेस्पेक्टिव जीएसटी नंबर बेटा। आइए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अगर विद इन 30 days, विद इन 30 days अगर आप जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उसके 30 दिन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे दैट डेट इटसेल्फ इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। जैसे 14 Feb को यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन,
आपने अप्लाई किया कब? 1 मार्च को, तो सर ऐसे केस में 14 फेब इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। पर अगर आपने अप्लाई किया होता कब बेटा? 1 अप्रैल को, मतलब आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केस में जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा, दैट डेट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? डन। ये बैंक अकाउंट डिटेल वाली बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका बेटा। आइए एनआरटीपी और सीटीपी बेटा। ओके, देखना एक बार ध्यान से, 1 मिनट। ओके, तो सर देखिएगा ध्यान से, एनआरटीपी और सीटीपी बेटा। सर वैसे इसके बारे में कई सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, पर हाँ फिर भी सर एनआरटीपी हो या सीटीपी हो, आपको पता है इन दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल टर्नओवर बेटा। ठीक है, इनको वो भी एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर? इनको अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। क्लियर? अब सर इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है बेटा, अच्छा ध्यान देना बेटा, पहली बात तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, पर एनआरटीपी सिंस आउट ऑफ इंडिया का आया हुआ तो इसके लिए सेपरेट फॉर्म दे रखा है, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है बेटा इसके लिए। ठीक है सर, एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सर उसके देश में जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास है उसके बेस पे हो जाएगा, या फिर उसके वैलिड पासपोर्ट नंबर के बेस पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पेन नंबर जरूरी नहीं है, पर सीटीपी के केस में पेन नंबर होना कंपलसरी, इसके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है बेटा। सर अब कितने टाइम पीरियड के लिए इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहता है बेटा? जितने टाइम पीरियड के लिए इन्होंने अप्लाई किया उतने दिन, या 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जितने दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए उतने दिन, या 90 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर के लिए इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा बेटा। पर मान लो इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है तब इनको लगता है नहीं बिजनेस मस्त चल रहा है, हमको थोड़े दिन और एक्सटेंड करना है, तो दे कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, बट दैट एक्सटेंशन कैन नॉट बी फॉर मोर देन 90 मोर डेज। हाँ है ना, मैक्सिमम 90 दिन के लिए ये एक्सटेंशन के लिए अप्लाई और कर सकते हैं बच्चा। पर अगर इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है तो सर जो इन्होंने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करी थी बेटा, अगर बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं तो अगर उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और बनती है तो ये और एडवांस में जमा कराएंगे, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वैलिडिटी एक्सटेंड होगी बेटा। ठीक है, अब सर बात आती क्या, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोलता है क्या, इनको जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सारा क्रेडिट मिलता है, कोई मना नहीं किया, केवल एनआरटीपी को आईटीसी नहीं मिलता है बच्चा। एनआरटीपी को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम बेटा। जो गुड्स उसने इंपोर्ट किए उस पर जो कस्टम के साथ में आईजीएसटी पे किया, उस आईजीएसटी का उसको आईटीसी मिल जाता है, वरना कोई क्रेडिट एनआरटीपी को नहीं मिलता, पर सीटीपी को सारा आईटीसी मिलता है। तो इन लोगों को जो टैक्स जमा कराना है वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी देखनी है, नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग द आईटीसी बेटा। तो सर डिपार्टमेंट क्लैरिफाई किया कि सर हमको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए इनसे, तो एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर कंसीडरिंग कि इनके पास एस्टिमेटेड आईटीसी कितना है उसको मद्देनजर रखते हुए जो एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी आएगा उतना ही इनको पे करना है, इनको पूरा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है, एडवांस है बेटा। सेकंड थिंग, इनका वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन है कितना, 180 दिन। कैसे हो सकता है बेटा, मान लो 90 डेज के लिए इन्होंने ओरिजिनली अप्लाई किया था, बाद में 90 डेज के लिए और अप्लाई कर दिया इन्होंने एक्सटेंशन के लिए, मैक्सिमम कितना हो गया, 180 दिन बेटा। अगर इनको लगता है कि मेरे को तो 180 दिन के बाद भी मजा आ रहा है सब जीवन में, तो देख रहा है ना विनोद किस तरह से इनको और रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कराना है। क्या विनोद, क्या सर बियॉन्ड 180 डेज क्या इनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सटेंड हो सकता है? तो डिपार्टमेंट सर्कुलर देके क्लेरिफाई करके बोला दिमाग खराब मत करना, या फर्दर एक्सटेंशन का कोई और ऑप्शन नहीं है, बियॉन्ड 180 डेज इनका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। तो क्या करे, तो डिपार्टमेंट को जवाब दिया, एक काम करो ऐसे केस में आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा दो। नॉर्मल एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर उन्होंने क्या बोला सीटीपी और एनआरटीपी ने, सर हमारे पास तो कोई परमानेंट दुकान तो है नहीं सर, यहाँ पे तो हमने स्टॉल बुक करा रखी है। तो बोला कोई बात नहीं, जो एग्जीबिशन में आपने स्टॉल बुक कराई है उस स्टॉल का जो अलॉटमेंट लेटर आपका होगा, उस अलॉटमेंट लेटर के बेस पे ही हम उसको एड्रेस प्रूफ मान लेंगे आपका, और उसके बेस पे आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन दे देंगे, पर हम आपको एज ए सीटीपी और एनआरटीपी 180 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्लियर, डन सर। और यहाँ पर सीटीपी और एनआरटीपी का डिफरेंशिएशन देने का क्या फर्क है सर, वैसे मोटा मोटी मैं आपको समझा चुका हूं, पर फिर भी सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा, अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज
नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ और महाराष्ट्र में या गुजरात में सर टेम्पररी बिजनेस करने गया, 4 दिन की स्टॉल बुक करी मैंने वहाँ पे और वहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स और सर्विस। तो मैं मध्य प्रदेश से कहाँ गया हूँ, गुजरात, वहाँ मेरा कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन कहलाऊंगा। कहाँ के लिए सर, गुजरात के लिए, जहां मेरा कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं और वहां से कोई टेम्पररी स्टॉल लेके वहां से मैं टेम्पररी सप्लाई कर रहा हूं। एनआरटीपी जिसका पूरे इंडिया में ना फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसको एनआरटीपी बोलते हैं बेटा। पेन नंबर होता है बेटा, इसका पेन नंबर नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर पेन नंबर होता तो ये सीटीपी कहलाता बेटा, क्योंकि इंडिया का पर्सन है बेटा फिर तो। पर इसके पास जो वैलिड पासपोर्ट नंबर होगा या इसके देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसकी बेस पर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके लिए सेम एप्लीकेशन फॉर्म है बेटा, उसके लिए डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म है बेटा, जो आपको फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं बेटा। देन सर कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन हैज टू अंडरटेक द ट्रांजैक्शंस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड मिसिंग है एनआरटीपी की डेफिनेशन में, इसलिए बिजनेस टेस्ट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनआरटीपी बेटा। फिर सर कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन सारा आईटीसी ले सकता है, पर सर एनआरटीपी केवल इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आईजीएसटी पे किया उसी का आईटीसी मिलेगा, बाकी किसी गुड्स किसी सर्विस का कोई आईटीसी इसको नहीं मिलने वाला। क्लियर, डन। ये सीटीपी एनआरटीपी का बड़ा इजी पॉइंट था, क्योंकि हमने ऑलरेडी कई बार इसके बारे में बात करी कि बेटा खत्म होता है। अब आइए, अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया बेटा, अब रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें कोई अमेंडमेंट करना है बेटा। अमेंडमेंट कैसे बेटा, हो सकता आपका एड्रेस चेंज हो गया बेटा, हो सकता आपने एक ब्रांच और ओपन कर दी बेटा, हो सकता आपने एक प्रोडक्ट लाइन और ऐड कर दी बेटा। क्लियर। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है तो अगेन कॉमन पोर्टल पे जाओगे बेटा आप। क्लियर, जिस दिन वो इवेंट हुआ है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना पड़ रहा है उसके 15 डेज में आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब सर कॉमन पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे, अगर कोर एरिया में अमेंडमेंट हुआ तो योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर बेटा। पर अगर नॉन कोर एरिया में अमेंडमेंट हुआ तो डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे, और ऐसे केस में कोई प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कोर एरिया में अगर अमेंडमेंट था, योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, उसको लगता है एवरीथिंग इज फाइन, तो 15 वर्किंग डेज में आपको अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर देगा। या उसको लगता है क्या मामला गड़बड़ है या अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं साहब, या आपने इंफॉर्मेशन दी वो इनकम्प्लीट दी, इनकरेक्ट दी बेटा, तो ऐसे केस में वो चाहे तो आपकी जो आपने एप्लीकेशन दी है सर उसके अगेंस्ट आपको नोटिस सर्व कर देगा और शो कोज नोटिस सर्व करके बोल देगा क्या, शो कोज व्हाई योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। पर 15 दिन में या तो आपका सर्टिफिकेट अमेंड कर देगा या नोटिस सर्व कर देगा, दोनों में से कुछ भी नहीं किया सर तो ये मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अप्रूव हो गई है और अमेंडमेंट हो गया है बेटा। तो ऑफिसर को या तो 15 दिन में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अमेंड करके देना पड़ेगा या फिर नोटिस सर्व करना पड़ेगा। चलिए मान लो नोटिस सर्व कर दिया, तो उसके बाद 7 दिन का आपको वक्त दिया गया है, 7 दिन में असेसी रिप्लाई करेगा। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। पर अगर आपने रिप्लाई दिया, क्लियर, तो उसके बाद डिपार्टमेंट को अगेन 7 दिन का वक्त दिया गया है। 7 दिन में 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट या तो आपकी एप्लीकेशन को अमेंड कर देगा, सॉरी सर्टिफिकेट को अमेंड कर देगा, या फिर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। पर कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है, डीम्ड अप्रूव हो गई है। क्लियर, डन। तो सर शोकोस नोटिस दे दिया आपको 15 दिन में बेटा, या फिर सर्टिफिकेट अमेंड कर दिया, कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे अमेंड हो गई बेटा। अब मान लो नोटिस दे दिया, उसके 7 दिन में आपको रिप्लाई देना है, नहीं दिया तो वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिप्लाई दिया तो रिप्लाई देने के 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को बोला है कि 7 दिन में या तो सर्टिफिकेट अमेंड कर देना या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देना। कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है और अमेंडमेंट हो गया है बच्चों। हाँ है ना भाई, डन। ये बात जो मैंने आपको पढ़ा है वो यहाँ लिखा बेटा, 15 दिन 7 दिन में डीम्ड अप्रूवल बच्चा। हाँ है ना भाई, ठीक। अब सर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना तो डायरेक्ट ओटीपी बेस्ड चेंज हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर अब कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, बात आती है बेटा, ये रहा जहां पे प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगी। फर्स्ट 3 पॉइंट दे रखे, ये कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, बाकी सारे केस में डायरेक्ट आप कॉमन पोर्टल पे जाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे और अमेंडमेंट हो जाएगा बेटा। सर कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जैसे पहले नाम था क्या मंगल क्लासेस, अब हो रहा है क्या यशवंत मंगल क्लासेस, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो गया बेटा। सेकंड एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर वो चेंज हुआ है, ठीक है सर, ये फुल फॉर्म दे रखी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है सर। फिर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, सीईओ,
और इक्विवेलेंट हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट है तो आपको कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगी बेटा। और हाँ सर, इन सारे केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पैन नंबर चेंज नहीं हो रहा बेटा। प्लस अगर मेरे पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा सेम पैन नंबर पे बेटा, तो सारे रजिस्ट्रेशन नंबर पे मेरे को अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हुआ तो पूरे बिजनेस के लिए चेंज हुआ ना यार। तो सेम पेन नंबर पर जितने रजिस्ट्रेशन नंबर है सब पे अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर सबके लिए इफेक्ट आ रहा है तो बेटा। ओके डन। आइए बच्चों सर, अच्छा एक और बात, अगर मान लो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ पेन नंबर, भाई पार्टनरशिप में अब कंपनी बन रही, कंपनी से अब इंडिविजुअल बन गया बेटा, तो पेन नंबर चेंज हो गया ना यार। जब पेन नंबर चेंज होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड नहीं करना पड़ेगा भाई, पुराने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करो, नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, क्योंकि पेन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पेन नंबर चेंज तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज, अमेंडमेंट की बात ही नहीं आएगी सर। क्लियर? ठीक सर। आइए सर, रजिस्ट्रेशन का लास्ट टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आइए सेक्शन 29 और 30 पढ़ते हैं हम। पहली बात तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किस केस में होगा? दो केस। अगर एसएससी को लगता है कि अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं साहब, अब जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रहा, अब जीवन तो बिल्कुल खराब हो गया, तो वो खुद ही चाहे तो सरेंडर कर दे और अपना रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी क्या कर दे, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दे। और सेकंड, ऑफिसर लगता है ऐसा नालायक आदमी है ये कि सर इसने कई सारे वायलेशंस किए, इसका रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल्ड, तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन आपका क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है सो मोटो बेटा। अब वो किन किन केस में कैंसिल कर सकता है हम पढ़ेंगे 2 मिनट के बेटा। अब सर सबसे पहला पॉइंट, एसएससी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कब करेगा, या प्रॉपर ऑफिसर जब कैंसिल क्यों करेगा कैंसिल बेटा, अगर वो कोई ऑफेंस नहीं किया तो कब? सबसे पहली बात, चेंज ऑफ दी, चलो बिजनेस डिसकंटिन्यूड, मतलब बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोपराइटर बेटा। प्रोपराइटर की डेथ होगी बेटा, अगर लीगल हायर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है या कोई और पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो वो अपना नया रजिस्ट्रेशन कराएगा, पुराना रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। अमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, डिमर्ज्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, तो पुराना बिजनेस बंद हो गया तो भाई साहब नया बिजनेस जो है, सॉरी नया पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है विद न्यू पेन नंबर, तो वो क्या करेगा, नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और इसको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। सेकंड, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस बेटा, पेन नंबर चेंज हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज होगा बेटा। देन सर द पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। पहले मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता था इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था गुड्स के केस में बेटा, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, अब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करना बंद कर दिया, मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम ही है बेटा, अब मुझे रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं, मैं अब चाहूँ तो अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा सकता हूँ, कैंसिल। या फिर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया था पहले बेटा, अब मेरे को लगता है नहीं जरूरत नहीं है, मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्लियर? डन। अब ये फॉलोइंग केसेस ऐसे है जहां प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल फ्रॉम एनी डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, कौन कौन से कॉन्ट्रवेशन, सर ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बेटा, आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कुछ और किया और बिजनेस कहीं और, वहां से तो कर ही नहीं रहे बेटा, कहीं और से कर रहे हो बेटा। ही इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बेटा, बोगस बिल इश्यू कर रहे हो बेटा। क्लियर? थर्ड, सर एंटी प्रोफिटिंग मेजर को आपने वायलेट किया है, एंटी प्रोफिटिंग मेजर्स क्या होते हैं हम सीए फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? सर देन रूल नंबर 10A वायलेट किया है, अरे बैंक अकाउंट डिटेल याद है बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी थी, नहीं करी, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। देन आपने आईटीसी लिया इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, जैसे बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया या जीएसटी 2B में क्रेडिट नहीं आ रहा और आपने क्रेडिट ले लिया बेटा, तो कोई भी वायलेशन किया सेक्शन 16 का, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड। देन आपने जीएसटीआर 1 में सप्लाई ज्यादा दिखाई और 3B के अंदर आपने सप्लाईज कम दिखाई, तो इससे क्या हुआ, आपके जो कस्टमर थे उनको जीएसटीआर 1 के थ्रू क्रेडिट पास ऑन हो गया, उनके 2B में क्रेडिट चला गया होगा, जब 3B फाइल किया होशियारी तब तूने टैक्स लायबिलिटी कम दिखाई, टर्नओवर कम दिखाया, तो टैक्स भी गवर्नमेंट को कम पे किया, मतलब क्रेडिट तो तूने पूरा पास ऑन कर दिया और होशियारी लायबिलिटी तूने कम पे करी, तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड। आपने रूल नंबर 86B का है वायलेशन किया है, 86B क्या था बेटा, आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था हमने बेटा, कि जिसका भी किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर मोर देन 50 लाख रुपए होता है, 50 लाख, उसको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का
पेमेंट करते वक्त मैक्सिमम 99% लायबिलिटी ही कैन पे थ्रू क्रेडिट लेजर, एटलीस्ट 1% कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा। आपने अगर ये रूल वायलेट किया, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन जिसको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं बेटा, उसने 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं की है। जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, उसने 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की। 2 टैक्स पीरियड मतलब सर 2 क्वार्टर बचा, मतलब अल्टीमेट 6 महीने बेटा। सर फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन हो बेटा, कौन हो बेटा आप, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड बेटा, तो आपको साल में 1 रिटर्न फाइल करना है, वो भी नहीं हो पा रहा है तेरे से। साल में 1 रिटर्न फाइल करना है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल उससे पहले पहले, वो भी नहीं हो पा रहा है। 3 महीने गुजर गए, ऐसा आदमी चाहिए नहीं, हटाओ। योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। एंड सर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने हो गए अब तक बिजनेस शुरू नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। पर सर लास्ट पॉइंट क्या है, अगर हमने फ्रॉड किया था, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया था, विलफुल मिस स्टेटमेंट किया था बेटा, गलत झूठ बोला था अपने डिपार्टमेंट को, गलत डॉक्यूमेंट दिए, और ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। पर इन सारे केसेस में सर एक बार आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। सर इसलिए एक बार टेम्पररी आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कैंसिलेशन। बेटा क्या कर देंगे भाई, सस्पेंड कर देंगे। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। अब सर ये तो मैंने पढ़ाया क्या, किन किन केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। सबसे पहली बात, 3 बार घर पे बोलने का क्या, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ठीक है। कैसे होगा, अब सुनो ध्यान से। अगर एसएससी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ, जैसे डेथ ऑफ द प्रॉपर्टर हो गई बेटा, उसके लीगल आर उसके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे बेटा, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ है जिसकी वजह से कैंसिलेशन की जरूरत पड़ रही है, उसके 30 दिन के अंदर आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देना बेटा। तो सर विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर साथ में आपको स्टॉक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा बेटा, याद आया क्या, जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, याद करो मैंने आईटीसी पढ़ाते वक्त बताया आपको कि जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में है, उन सबका जो आईटीसी बनता है वो, या इनकी ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, विच एवर इज हायर, इतना टैक्स पे करना पड़ता है बच्चों आपको। हाँ है ना भाई, और उसके बाद भी अगर आईटीसी अकाउंट में कोई बैलेंस बचा तो इट विल लैप्स। तो सारा स्टॉक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा बच्चा। ये रहा स्टॉक का डिटेल दे रखा है, क्लियर। सर अब आपने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन दी विद इन 30 डेज, इट शेल कंसिस्ट, स्टॉक डिटेल वगैरह सारे बेटा प्रॉपर ऑफिसर को आपने सबमिट किया, और प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। इफ एवरीथिंग फाउंड ओके, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसके 30 डेज के अंदर क्या कर देगा, वो ऑर्डर सर्व कर देगा कि ऑर्डर सर्व कर देगा कि यस तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, इस दिन से कैंसिल। अब ये तो हो गया क्या, जब एसएससी खुद अप्लाई करा फॉर कैंसिलेशन। अब जब प्रॉपर ऑफिसर लात दे के बाहर निकलता हमको बेटा, मतलब आपने वायलेशंस किए थे और अब प्रॉपर ऑफिसर इज कैंसिलिंग योर रजिस्ट्रेशन सो मोटो बेटा, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द एसएससी। और ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या करेगा, पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले आपको नोटिस सर्व करेगा, शो कोज नोटिस, शो कोज व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसिल्ड, इन कारणों की वजह से हमें लगता है कि कैंसिल होना चाहिए बेटा। अब आप अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे विद इन 7 डेज बेटा। क्या सबमिट करेंगे, रिप्लाई, क्लियर। अब आपने रिप्लाई सबमिट किया, विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा। आपके रिप्लाई को कंसीडर किया जाएगा बेटा। इफ योर रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो सर प्रॉपर ऑफिसर क्या कर देगा, विद इन 30 डेज ऑर्डर पास कर देगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, कैंसिल। पर अगर रिप्लाई इज सेटिस्फैक्टरी, देन प्रॉपर ऑफिसर विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड पास द ऑर्डर। क्लियर, आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगता है, उसको लगता है हाँ यार रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है जान दो सर, क्लियर। अच्छा अब 7 दिन का आपको टाइम दिया, डिपार्टमेंट ने शोकोस दिया, आपको 7 दिन का टाइम है रिप्लाई देने का। उसके रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद 30 दिन में डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा। अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, नहीं तो छोड़ देगा बेटा और प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा बेटा। पर 7 दिन में आपको रिप्लाई करना था, आपने रिप्लाई करने की जगह क्या किया, जो आपके पेंडिंग रिटर्न्स थे बेटा, जैसे मोर देन 6 मंथ के रिटर्न पेंडिंग थे बेटा, रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट फाइलिंग फी पे कर दिया, मतलब जो कंप्लायंस आपके पेंडिंग थे जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा था, वो सारे कंप्लायंस आपने कर दिए। तो सर ज्यादा अच्छा ये है ना यार, तो गवर्नमेंट ने बोला क्या, अगर कोई ऐसे इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द नोटिस वो सारे कंप्लायंस पूरे कर देता है, तो ऐसे केस में और कंप्लायंस पूरे करके इंटीमेशन दे देता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो ऐसे केस में उसका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल नहीं करेंगे, शोकोस नोटिस विड्रॉ हो जाएगा, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी बेटा। क्लियर माहौल। आइए रूल नंबर 21A, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर ये जितने भी केस हमने पढ़े कैंसिलेशन के बेटा,
अब कैंसिलेशन का अपने आप में एक प्रोसीजर है बेटा, जो हमने पढ़ा अभी। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कैंसिलेशन योर रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड। जैसे एसएससी खुद अप्लाई करता है कैंसिलेशन के लिए फर्स्ट केस, तो उसमें पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या होगा बेटा? सबसे पहली बात, जिस दिन, जैसे मान लो आपने बोला 14 फेब से मेरा रजिस्ट्रेशन क्या करना है, कैंसिल। अप्लाई कब किया आपने बेटा? 1 मार्च को। तो 14 फेब इज द डेट ऑफ कैंसिलेशन के लिए आपने अप्लाई किया, मतलब 14 फेब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, विद इन 30 डेज आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अप्लाई कब किया बेटा? 1 मार्च। तो 14 फेब और 1 मार्च, विच एवर इज लेटर, 1 मार्च। 1 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? सस्पेंड, ये मान लेंगे बेटा। सेकेंड, सस्पेंशन में डिपार्टमेंट, जब आपने वायलेशन किया, डिपार्टमेंट जब आपका रजिस्ट्रेशन क्या करता है? कैंसिल, तो सर वो एक बार पहले क्या कर देगा? सस्पेंड कर देगा। किस डेट से बेटा? वो डेट जो उसको लगता है सुटेबल है, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑल्सो बेटा। ऑफिसर क्या कर देगा? आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड बेटा। क्लियर? प्लस डिपार्टमेंट ने क्या किया? एनालिसिस किया। एनालिसिस किया आपके जीएसटी 3B को, आपने 3B के अंदर जो क्रेडिट ले रखी है उसको कंपेयर किया जीएसटीआर 2B से। 2B में क्रेडिट कम आ रही है और आपने क्रेडिट बहुत ज्यादा ले रखा है, या फिर आपने अपने जीएसटीआर 1 में सेल बहुत ज्यादा दिखा रखी है और जीएसटीआर 3B में सेल कम दिखा रखी है बेटा। तो ऐसे केस में सर अगर उनको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या एनोमलीज मिलेगी तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी सस्पेंडेड। सेकंड थिंग, आपने अगर रूल नंबर 10A का वायलेशन किया, याद है, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी थी विद इन 30 डेज, तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन, वो लोग रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे और आपको ईमेल पर सर नोटिस सर्व कर देंगे कि हमको अगले 30 दिन में आप अपना रिप्लाई दीजिए और बताइए हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड जो किया है उसको कैंसिल क्यों ना करें बेटा। सस्पेंशन मतलब टेम्पररी कैंसिलेशन बेटा। कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उसके बीच में सस्पेंड कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन, ताकि आप मीनवाइल आप कुछ टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं कर पाए बेटा। सर अच्छा, सस्पेंशन का मतलब क्या बेटा? यहां लिखा है नो टैक्सेबल सप्लाई और रिटर्न ड्यूरिंग द सस्पेंशन। मतलब ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, मतलब यू कांट इशू टैक्स इनवॉइस, यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, और उस दौरान आपको रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे, प्लस उस दौरान आपको कोई रिफंड भी नहीं देंगे साहब। अब सर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन बेटा। अब मान लो सर शो कोज नोटिस सर्व किया कि कारण बताओ हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करे, उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिया? सस्पेंड। अब सर फाइनल डिसीजन आ गया क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल। तो जिस दिन से सस्पेंड किया था उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? कैंसिल, ये मान लिया जाएगा बच्चा। पर ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग आपने ऑफिसर को प्रूव कर दिया कि नहीं गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, तो अगेन वो आपका सस्पेंशन विड्रॉ कर देगा और आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा बेटा। और हाँ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग अगर ऑफिसर को लगता है कभी भी क्या कि यार नहीं नहीं इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में वो कैंसिलेशन भी, ऐसे केस में सर जो सस्पेंशन ऑर्डर का उसको वो क्या कर देगा? रिवोक कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा बेटा। अच्छा, प्लस मान लो जैसे आपने आपके 3B के अंदर रिटर्न में आपने सेल कम दिखाई थी, 1 में ज्यादा दिखाई थी बेटा, आपने करेक्शन कर दिया बेटा, या बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी थी, आपने फर्निश कर दी बेटा। कुल मिला के जो कंप्लायंस की पेंडिंग की वजह से आपका मामला गड़बड़ होता वो आपने फुलफिल कर लिया, तो आपका सस्पेंशन क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। अब सर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया, आपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया और आपने प्रूव कर दिया कि आपने कोई गड़बड़ नहीं करी। आपका रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंड था अब कैंसिल नहीं हो रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन अब क्या हो गया? रिवाइव हो गया और आपका सस्पेंशन विड्रॉ हो गया। अब तेरा क्या होगा? तो ऐसे केस में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो आपने सप्लाईज करी थी उन सप्लाईज पे आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होगा, आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, अब कलेक्ट कर लो साहब। एंड उन सप्लाईज के लिए फर्स्ट ध्यान देना बेटा, सर हमने पढ़ा था क्या? रिवाइज टैक्स इनवॉइस, तो सर उन इनवॉइसेस के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। मतलब जिस दिन सस्पेंशन विड्रॉ हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया, उसके 1 महीने के अंदर उन सब सप्लाईज का इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो और उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे कस्टमर को आईटीसी मिल जाएगा बेटा। सेकंड थिंग, ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने जितना भी सप्लाई किया उसको अब जो ड्यू डेट आ रही रिटर्न फाइल करने की उस रिटर्न में सब कुछ डिस्क्लोज कर देना, तो फर्स्ट रिटर्न के सारे प्रोविजन यहां अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी सप्लाई किया वो भी रिटर्न में डिस्क्लोज कर देना। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सप्लाई किया उसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके कस्टमर से टैक्स ले लेना और रिटर्न सबमिट कर देना, और सर कस्टमर को उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो यस सर।
क्लियर, डन। पर हाँ, अगर कभी रजिस्ट्रेशन क्या हो गया आपका कैंसल, तो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अ डेट टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रोफेसर. He will direct the taxable person to pay arrears of tax, interest, penalty, including amount liable to be paid under section number 29, subsection number 5, जो मैं आपको IDC पढ़ाते वक्त बता चुका हूं बेटा. ये रहा वो पॉइंट. हाँ है ना, कि अगर कभी भी किसी एसएससी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है कैंसल, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, उन सब पे जो आईटीसी उसने लिया था, वो कैपिटल गुड्स जितने भी स्टॉक में है, उनका जो आईटीसी उसने लिया था उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इनकम्प्लीट मंथ. पढ़ा रखा है, मैं केवल रिवीजन कर रहा हूं बेटा आपको. क्लियर. इनका जो आईटीसी बनता है वो, या ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, विच एवर इज हायर, इतना आपको पे करना पड़ता है उन सारे स्टॉक पे बेटा. क्लियर सर. आइए, अब मान लो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया. लास्ट पॉइंट, आपका रजिस्ट्रेशन मान लो फाइनली कैंसिल, केस हार गए बेटा. अब आपको लगता है ऑफिसर के साहब, आपको लगता है साहब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मतलब दुनिया लूटने वाली बेटा. शोरूम बंद करने के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यू कांट सप्लाई एनी गुड्स, क्योंकि यू आर नॉट रजिस्टर्ड. और उसके बाद भी सप्लाई करते हो तो टैक्स पे करना पड़ेगा, जेब से पे करना पड़ेगा. यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम कस्टमर. आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, फिर पेनल्टी भी लगता है 100% टैक्स इन्वॉल्व जितना बेटा. शोरूम बंद करने के लिए ऑप्शन नहीं है. इसलिए आपने जैसे ही कैंसिलेशन का ऑर्डर आया ऑफिसर के, सर प्लीज, सर पैर पकड़ लिए उसके आपने, सर प्लीज अपना कैंसिलेशन का ऑर्डर रिवोक कर दो ना मालिक. उसको बोलते हैं क्या, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. क्या बोलते हैं मालिक, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. और वहां आप अगर अप्लाई करते हो कि प्लीज आप अपना ऑर्डर विड्रॉ कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन रिवाइव कर दो प्लीज साहब, तो कितने दिन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो सर 90 डेज. सर अच्छा, पहली बात तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो तभी कर पाओगे जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया बेटा. आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा तो पहले कराओ, फिर ही अप्लाई करना बेटा. अब सेकंड थिंग, 90 डेज में आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि साहब अपना ऑर्डर को रिवोक कर दो, मतलब विड्रॉ कर दो बेटा. लेट हो गए तो ऐसे केस में कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है सर, वो आपको फर्दर 180 डेज का टाइम और दे सकते हैं बेटा. हाँ है ना भाई. ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या उसके अबोव रैंक वाले ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है बाय कमिश्नर, वो आपको फर्दर 180 डेज का टाइम और दे सकते हैं. मतलब 90 डेज प्लस 180 डेज का टाइम हो गया मैक्सिमम फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा. क्लियर. अब सुनना, अब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां साफ साफ बोल दिया क्या, बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, जिस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल किया था वो वजह दूर करो पहले आप. मतलब जैसे आपने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किए थे, टैक्स पे नहीं किया था, तो पहले पे करो, सारा रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, इंटरेस्ट पे करो, लेट फाइलिंग फी पे करो, उसके बाद हमको अप्लाई करो, फिर हम सोचेंगे. भाई सर स्वैग है इनका भी. क्या बोलते हैं ये, सर जितने भी रिटर्न पेंडिंग है, टैक्स पेमेंट पेंडिंग है, वो सब आप अपने डिफॉल्ट जो है उसको रेक्टिफाई करो, फिर आप अप्लाई करें, फिर हम देखेंगे बेटा. और उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर लगता है कि सर ठीक है जान दो बच्चों को, तो ऐसे केस में वो अपने ऑर्डर को रिवोक कर सकते हैं. क्लियर. पर अगर उनको लगता है नहीं नहीं मैं तो कैंसिल ही रखूंगा, इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करूंगा, तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे, आपका रिप्लाई सुनेंगे, उसके बाद 30 दिन में वो ऑर्डर पास कर देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन को रिवाइव करना है कि नहीं करना बेटा. क्लियर. और सीजीएसटी एक्ट में अगर रिवोक हुआ मतलब एसजीएसटी में हो गया बेटा. पूरे जीएसटी में सर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो कोई सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं, एक ही बेटा. सीजीएसटी में कैंसिल हुआ तो एस में भी कैंसिल हो गया, एस में कैंसिल हुआ मतलब सी में भी कैंसिल हो गया बेटा. क्लियर. वो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कौन है, सीजीएसटी में है कि एसजीएसटी में है, वो जो ऑर्डर पास करेगा वो सी और एस दोनों में एप्लीकेबल रहेगा बेटा. क्लियर. और इसी के साथ भारत माता की जय. और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हमने पढ़ा क्या सर सेक्शन 22, 23, 24 किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको नहीं कराना बेटा. फिर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा, फिर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा, और फिर कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा बेटा. और इसी के साथ ये सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक अलॉन्ग द रिलेवेंट रूल्स खत्म होते हैं. अब आई होप रजिस्ट्रेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हुआ, मस्त होके आपने पढ़ा. एंड सर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया की कमान आपके हाथ में. ऑल द बेस्ट गाइस, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट. लव यू लॉट, बाय बाय.